न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी कराऊंगा आपको आज का टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताइए कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको सिंपल सा। पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, एनर्जी ऑफ फोटोन का सभी को पता होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू NH न्यू, याद रखिएगा सभी लोग। वेयर N इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ आ रही है? क्या है N यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। H यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज H, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 की पावर 23, सॉरी 6.6 into 10 की पावर 34, राइट। इसके और वो भी माइनस में। इसके बाद है आपका न्यू। न्यू को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं न्यू को? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये आपको गिवन होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, आपको आइडिया भी हो जाएगा सभी बच्चों को। एक्सक्यूज मी भैया। जी बोलिए। भैया जो आपने प्रीवियस क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था जी, उसमें आपने 1 मोल ऑफ फोटोन बोला था और उसके बाद उसको 6.02 into 10 की पावर 23 से भी मल्टीप्लाई करवाया था। हाँ, तो क्यों? एक मोल में उतने पार्टिकल्स भी तो होंगे ना। एक फोटोन मतलब क्या हुआ, एक मोल में कितने फोटॉन्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे ना बेटा। तो अगर अभी भी अगर लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 2 आप मोल मोल देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको, अदरवाइज आंसर आपका मोल्स में आएगा, आप मोल्स में बोलेंगे। और अगर आप पार्टिकल की बात कर रहे हो तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके भैया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एक फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। हैविंग वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जितने बच्चों को फॉर्मूला याद हो, अब नहीं आप सुनना, ये फॉर्मूला आपको नहीं आता, आप समझना इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो जो फॉर्मूला निकालेंगे हम, द फॉर्मूला वुड बी C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। व्हाट इज द फॉर्मूला? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी फिक्स वैल्यू है कितनी होती है? 3 into 10 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? और 6000 एंगस्ट्रॉम क्या दिया हो? वेवलेंथ। 10 की पावर 10 की पावर -10 मीटर। जी जी जी। लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका लैम्डा होता है, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका न्यू होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा कितना दिया हुआ, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में याद रखना 10 की पावर -10 मीटर वैल्यू होती है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया? 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है? ये लैम्डा निकल के आ गया लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा आ गया, C की वैल्यू आपको पता है, तो C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से न्यू निकाल पाओगे। न्यू वुड बी इक्वल टू C बाय लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? देखो ये 3 0 है ना, यहाँ से पावर घटा दो, कितनी हो गई? 10 पावर -7। तो ये हो गया 6 into 10 पावर -7। ये चला गया, कितना हो गया? 1/2। ये ऊपर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है 10 पावर कितनी हो गई? 15। तो ये हो गया 1/2 into 10 की पावर 15। एक 10 बोरो कर लिया मैंने, 10/2 into 10 पावर 14। इसका मतलब सिंपली कितना हो गया? 5 into 10 की पावर 14। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आ गई सर, आ गई सर, आ गई। 5 into 10 की पावर 14 जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रही है? फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 into 10 पावर 14 पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो आपका न्यू निकल के आ गया, तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, समझ आया? हाँ या ना? यस यस सर। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू में एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 into 10 पावर -34। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? 5 into 10 to पावर 14। सॉल्व कर लोगे, ई निकल आएगा। कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। जितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। भैया हमने इसमें 6.02 into 10 to पावर 20
क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई? बेटा एक क्या पूछा उसने, अ फोटोन बोला ना उसने, 1 मोल बोला कहीं पर भी? ओ ओके भाई। अवनी इज इट क्लियर? कुछ समझ आया? हाँ जी। फॉर्मूला समझ आ गया? फॉर्मूला क्या लिया हम लोगों ने? पहला फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। बेसिकली ये रिलेशनशिप होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और इस पूरे चैप्टर में ये बार बार इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, वो फोटोन के लिए इस्तेमाल होती है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है जब भी फोटोन के बारे में बात की जाएगी। किसी भी चीज के एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं आपको पता होगा, एवोगाड्रो नंबर होते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इसमें यूनिट जूल्स में आएगी। आप बताओ, एनर्जी है तो किसमें यूनिट आएगी? ऑब्वियस सी बात है, जूल में आएगी बेटा, ठीक है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस भैया। चलिए आप सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ejected when red light of frequency 5.2 into 10 to the power 14 second inverse falls on the surface of potassium metal. Threshold frequency of potassium is 5 into 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना पहले एक बार। उसने कहा कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब एक रेड लाइट, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। एक सरफेस है पोटेशियम की, पोटेशियम मेटल की सरफेस है, ऑब्वियस ही बात है इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन की खुद की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर 40, यानी कि न्यू की वैल्यू कितनी है इसकी? 5 इंटू 10 पावर 40। इसके ऊपर क्या गिरा आपने? बाहर से लाके रेड लाइट डाल दी इनके ऊपर, और जो रेड लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 5.2 इंटू 10 टू पावर 14। तो एक बात तो हमें समझ आ रही है, बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? यस भैया निकलेंगे। कितने लोगों को लगता है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी बोलिए, कितने लोगों को लगता है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? गुड, यानी कि किसी को ये डाउट नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी दी जा रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दी जा रही है और जो फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, आपके द्वारा दी गई फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही पड़ेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब उसने पूछा गया आपसे, उसने कहा कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ध्यान समझना, टफ नहीं है बिल्कुल भी, घबराने की जरूरत नहीं है। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम करते आए। हम लिखते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये होती है इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी समझाया मैंने कि जब एनर्जी में से एनर्जी माइनस करूंगा तो बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा, और मूवमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप? काइनेटिक एनर्जी। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर आंसर 0.6 जूल है। अभी देखते हैं बेटा, पहले ये बात समझ आ गई सभी Okay, को, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब E2 क्या Yes, है? sir. एनर्जी आप दे रहे हो। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, H न्यू, इस केस में 2 हो गया। E1 के केस में क्या हो जाएगा? H न्यू 1, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स के हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, उसे काइनेटिक एनर्जी रहने तो पूरा पूरा, ठीक है, क्योंकि आपसे उसने पूछा क्या काइनेटिक एनर्जी, तो इसे खोलते क्यों है? इसे के ही रहने देते हैं हम लोग, के ही। सही है, मुझे लगता है आपको सबको क्वेश्चन कर देना चाहिए। क्यों? कॉमन क्या है दोनों में? H कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? ν2 माइनस ν1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एम आई क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? सभी जानते हैं,
जल्दी बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 6.6 into 10 की पावर minus 34. 10 की पावर minus 34. माइनस 34. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू टू? 5.2 इंटू 10 की पावर 14. माइनस क्या करना है? 5 इंटू 10 की पावर 14 इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी. तो आपको दिख रहा है अंदर क्या आने वाला है? अंदर सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू पावर 14 इंटू मल्टीप्लाई करना है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. अब किसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है? खाली इसकी मल्टीप्लाई इससे होनी है. तो 6.6 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली 1.3 हो जाएगा और 10 पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 34 प्लस 14. कितना आंसर आया? माइनस 20 इक्वल -20. किस में हो जाएगी? यूनिट जूल में. कितने लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज लेट मी नो. प्लीज रेज योर हैंड. सर आ गया. Please raise your hand if this question is clear to you. आ गया सर. Very good. I'm really happy कि जो नए बच्चे हैं वो भी समझ पाए इस क्वेश्चन को. Good. अब जरा आइए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा लेवल अब बार बढ़ेगा क्वेश्चन का. पहले आपको दूंगा 1 मिनट करने के लिए. जो जो चीजें आप कर सकते हो आप करना, फिर मैं कराऊंगा. क्वेश्चन कह रहा है एक रेडिएशन है. रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया आपने. वेवलेंथ दे दी है आपको. वेवलेंथ 300 नैनोमीटर. एनएम इज नैनोमीटर. और 1 नैनोमीटर में याद रखना 10 की पावर -9 मीटर होता है. फॉल्स ऑन सोडियम मेटल, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, विद काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल. पहला पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. पहली चीज. दूसरा, व्हाट इज the maximum wavelength that causes photoelectron to be emitted, जिसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाए. ये आपको कैलकुलेट करना है. जल्दी से 1 मिनट मैंने पहले आपको दिया करने के लिए क्वेश्चन, फिर मैं कराऊंगा. देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या कह दिया? जो चीज गिवन होना पहले लिखते जाया करो. आपको वेवलेंथ गिवन है, यानी कि लैम्डा गिवन है. कितना है? 300 नैनोमीटर. दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर -9. इसे और छोटा कर लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर -7. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? 3 इंटू 10 की पावर -7 आ गया. अच्छा, अब मैं पहला पार्ट तो बिल्कुल हल्के में निकाल लूंगा. क्या निकालने के लिए कहा उसने? उसने कहा मिनिमम एनर्जी, है ना. तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए मैं जानता हूं ये मुझे कहां तक लेके जा रहा है, किस फॉर्मूला की तरफ मुझे डायरेक्ट कर रहा है. ये जो फॉर्मूला मेरे को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है वो फॉर्मूला है ये वाला, E2 - E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियस ही बात है, E2 तो वो एनर्जी है जो मैं दूंगा, तो वो मिनिमम नहीं हो सकती कभी भी. मिनिमम कौन डिसाइड करेगा? मिनिमम E1 को बाहर निकालना है. तो E1 कहेगा कि मुझे कम से कम इतनी एनर्जी दोगे तब मैं बाहर निकलूंगा. ओके, तो जब भी वो आपसे मिनिमम एनर्जी की बात करे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करे, तो समझ जाना आप E1 की बात कर रहे हैं. तो पहली चीज, एक काम कर लेते हैं. E1 तो अननोन है. क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी गिवन है? आंसर है हाँ, काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपको. क्या मुझे E2 गिवन है? मैंने देखा E2 तो डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन क्या गिवन है E2 निकालने के लिए? मुझे वेवलेंथ गिवन है. हाँ या ना? जल्दी बोलो. Yes. और या तो अब मैं क्या करूंगा, E2 - E1 में E1 को यही इधर उधर ले जाओ दूसरी साइड. तो ये हो गया E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E1. कितने लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? Yes sir. Clear. ये क्लियर. अब आप मुझे बताइए कि जब हम इसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं तो E2 क्या है? E2 किसकी वैल्यू है? E2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे E2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h न्यू, लेकिन न्यू तो गिवन नहीं है.
लेकिन आप तो जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? आ गई। आया ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो मैं इसी फॉर्मूला को बोल दूं, इसको लिख दूं E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। सही है या नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है, H की वैल्यू पता है आपको 6.6 10 पावर माइनस 34, C की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली, कितनी थी वैल्यू उसकी? 3 इंटू 3 10 की पावर -7। यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? E। हाँ या ना? एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। यस सर। ये एनर्जी ऑफ अ फोटोन है ना, सिंगल फोटोन की एनर्जी है ये, है ना? एनर्जी ऑफ अ फोटोन। इसको डिवाइड कर लें एक बार जरा, क्या वैल्यू बताना मुझे एक बार जरा। 10 पावर -7 ये हो गया 15 माइनस 34, 6.6 into 10 की पावर -19। 6.6 10 पावर -19। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। तो अगर एक फोटोन की इतनी एनर्जी, तो बताओ एक मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6.022। वेरी गुड। एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, क्योंकि एक अकेला फोटोन बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो आप क्या करोगे? फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए n इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मेरी बात समझ आ रही है? एंड व्हाट इज एन? एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया हमारा 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर -19। एम आई क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसी तरह मल्टीप्लाई करें 6.6 को, और 6 से कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे? लगभग 3.9 के करीब। और 10 पावर 23 10 पावर -19 इज 10 पावर 4। ये हो जाएगा हमारा, नहीं 3 पॉइंट नहीं, 39.9। 39 6 36 ना, 36 इंटू 6.6 कर रहे हो तो लगभग 39.9 के करीब आ जाएगा, इंटू 10 पावर 4, या सिंपली कहूँ तो 3.99 इंटू 10 पावर 5। ये क्या आ गई? एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? आगे आगे की बात बाद में करूंगा। बताओ, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन क्लियर है हाँ या ना? यस सर क्लियर। प्लीज रेज योर हैंड अगर इतना समझ आ गया। एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, जल्दी से। पहली एनर्जी निकाली है एक फोटोन की, फिर निकाल दी है मैंने एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, और वो कैसे निकाली है आपने? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। अपनी बात समझ आई? दीपांशु, थोड़ी थोड़ी ठीक कहाँ पे समझ नहीं आया बेटे? सर जब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। नहीं, इससे पहले जब हमने E2 निकाला। E2 हमने निकाला कैसे? E2 इज बेसिकली एनर्जी ना बेटा, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, H न्यू, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे न्यू गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है? लैम्डा गिवन है। तो क्या न्यू और लैम्डा में कोई रिलेशन है? हाँ। क्या फॉर्मूला था? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वहां से मैंने न्यू की वैल्यू निकाल दी। न्यू क्या हो गया? C बाय लैम्डा। तो यही फॉर्मूला मेरा E2 जो था, E2 इज इक्वल टू H न्यू, वही फॉर्मूला क्या बन गया? E2 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ठीक है बेटे? ओके। अब इसमें H की वैल्यू पुट कर दी, इसमें C की वैल्यू पुट कर दी, और इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन निकल के आ गई, दैट इज 6.6 इंटू 10 पावर -19। ये एक सिंगल फोटोन की वैल्यू है। मुझे क्या निकालनी है? एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। वो कैसे निकालूंगा? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो मैंने इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। मेरी बात समझ आ गई बेटे? ये जो आई है ना, एक्चुअली में ये आपकी टोटल E2 है। दिस इज E2। ये पूरी E2 आ गई आपकी। E2 आ गई 3.99 इंटू 10 पावर 5 जूल। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसे उठा के फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था, फॉर्मूला क्या था? E2 माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E1। कितने लोग को ये क्लियर है? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? 3.99 इंटू 10 पावर 5 माइनस कितना है काइनेटिक एनर्जी? जल्दी बोलो, कितना है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.68 into 10 की पावर 5 जूल। 1.68 इंटू 10 पावर 5। अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों से 5 में कन्वर्ट किया था? क्योंकि आप दो चीज को माइनस तभी कर सकते हो जब उनकी 10 की पावर कैसी हो? सेम। तो हमने उसे सेम करने के लिए डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब क्या हो गया? 3.99 माइनस 1.68 इज इक्वल टू क्या आ गया? E1। इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपली कितना आ रहा है? 3 में से 2 गया, ये 0.21 into 10 की पावर 5 जूल। कितना हो गया? 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल
पर मोल, क्योंकि हमने मोल के रिस्पेक्ट में निकाला, एनर्जी आ गई। कितने लोगों को बात समझ आ गई? भैया हमें वैल्यू तो E2 की निकालनी थी, बट किसकी निकाली थी? E2 की आपने ऊपर ही तो बताया था, E2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने E2 बोला था निकालने के लिए। हाँ जी, मैंने कहा E2 गिवन है, देखो राइट लगा हुआ है इसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, राइट लगा हुआ है इसके ऊपर। क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर लगा हुआ है रोशनी? ओके भैया। ध्यान दो बेटा, सर एक बार थोड़ा नीचे करो। पूरा कर रहा हूँ नीचे। यहाँ समझ आ गया? अभी आप सुन लो पहले एक बार, ये क्या निकल के आई है आपकी, पहले बताओ मुझे। मिनिमम एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर E1 आ गई हमारे पास। मिनिमम एनर्जी आ गई, लेकिन ये 1 मोल फोटोन की आई है, ठीक है? तो बताओ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू E1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मुझे क्या निकालना है? एक पार्टिकल की एनर्जी, और वो कैसे निकल के आएगी? वो निकल के आएगी 2.31। इससे ज्यादा क्योंकि हाँ जी बोलिए, फिर से बोलिए। सर उसको रिमूव करने के लिए इससे ज्यादा होगी ना एनर्जी, तो हम उसके ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाएंगे किसमें? सर इस आंसर में। हाँ, तो सर इसमें हम हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो E1 निकाला है हमने खाली, ओके सर। ठीक है? यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। हो गया? हाँ या ना? यस सर। अब Yes, अब मेरी एक बात बताना, आप लोग थोड़ा सा अगर मैथ्स जानते हो, बेसिक मैथ्स, अगर एनर्जी मिनिमम है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच म्यू। जल्दी बोलो। यस तो एनर्जी मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी भी कैसी है? मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मिनिमम एनर्जी अगर दी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी कौन सी निकलेगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिख दूं E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, यानी E और लैम्डा में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसी है? मैक्सिमम। कितने लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया? आधे बच्चों को कंसेप्ट समझ आ नहीं गया आया। सर। प्लीज लेट मी नो, अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? आंसर है मिनिमम, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसी निकलेगी? दैट वुड बी मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लीज लेट मी नो, क्या हम पूरी बात को समझ पाए? अंजलि आंसर यही रहेगा ना ऊपर वाला? अभी नहीं, आंसर कैसे ऊपर वाला रह जाएगा? अभी आप एनर्जी निकालोगे ना, ये जो एनर्जी आपने निकाली है, मुझे लैम्डा निकालना है अगर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा उसको 1 से। 1 अपॉन एनर्जी की वैल्यू कितनी थी हमारी मिनिमम एनर्जी की? ये निकाल लोगे आप अभी। कहाँ गया हमारा? इससे। मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जल्दी बोलो। यस सर। क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस। कोई डाउट हल्का सा भी किसी को है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक इसमें से। ये कर लिया तो मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो आप ना कर पाओ। एम आई क्लियर? आगे बढ़ूं? जी बोलिए। चलिए आगे की बात करता हूं। आज बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिस टॉपिक का रिलेशन पिछले टॉपिक से नहीं, ठीक है? ये टॉपिक आपको समझ भी आएगा और इसका रिलेशन आपको पिछले टॉपिक्स में मिलेगा भी नहीं। क्या है ये टॉपिक, ये समझते हैं। आप में से कई बच्चों ने, कई क्या सभी बच्चों ने एक टर्म पढ़ी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सुना या नहीं सुना? यस सर। यस भैया। पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? द बैंड ऑफ 7 स्क्रीन। परफेक्ट। आप लोगों ने 10th क्लास में एक प्रिज्म पढ़ा था, है ना? Yes. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर के बैंड्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विबग्योर। याद है? यस भैया। वायलेट से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है? रेड पे खत्म होता है। रेड पे। वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है, पता है ना? और रेड की वेवलेंथ कैसी होती है? मैक्सिमम होती है।
इसीलिए जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी स्कैटरिंग क्या होती है, कम। लैम्डा मोर, डेविएशन लेस। इसीलिए आपको याद होगा एक क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों ने फिजिक्स में कि व्हाई स्काई अपीयर्स रेड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, तो उसका आंसर याद है आप लोगों को? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम थी, इसीलिए रेड कलर डेविएट नहीं हो रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो आगे की कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में जो स्पेक्ट्रम के बारे में आप बेसिक जानकारी रखते हो, इस स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम हर एक बॉडी, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट अपने में से रेडिएशन एमिट कर रहा है। याद रखना, क्या कहा मैंने? हर एक मूविंग बॉडी अपने में से क्या एमिट कर रही है? रेडिएशन एमिट कर रही है। और उस रेडिएशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हम उस रेडिएशन को देख सकते हैं, उस रेडिएशन को एनालाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जिसको आप लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप। और इस पूरी स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर से रिपीट करता हूं, स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ कलर्स। आपने बोल दिया स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन मैंने कहा जितनी भी रेडिएशन है जो मूव कर रही होती है, वो सारी की सारी मूविंग बॉडीज अपने में से लगातार रेडिएशन एमिट कर रही होती है, और उन रेडिएशंस को हम स्टडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। and the entire process by which we can study the radiation, its type, its nature, its properties, that branch of chemistry is known as spectroscopy. मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। अपने आप में बहुत इलेबोरेट टॉपिक है, लेकिन जनरली क्या होता है, सीबीएसई इसको हटा देती है, लेकिन कंपटीशन में ये टॉपिक आता है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। दो तरह की हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या स्पेक्ट्रा होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, फर्स्ट कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कई चीजों के नाम ना उन चीजों को डिफाइन करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो पहले टॉपिक की, जो कि कौन सा है? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन वर्ड सुनते दिमाग में पहली चीज क्या आती है? जल्दी बोलो। सर कुछ एमिट हो रहा है, सर कुछ इसमें एमिट हो रहा है। क्या क्या एमिट हो रहा होगा? सर Radiation. रेडिएशन। देखो, कोई भी चीज, जैसे मान लो आपने कोयला गर्म कर दिया है ना, क्या कोयला, खाली कोयला जैसे गर्म नहीं किया, क्या आपने में से वो हीट को बाहर रेडिएट करता है? यस सर। करता है कि खाली Yes, कोयला, sir. जब तक उसे No, गर्म sir. नहीं किया हो? नो सर। नहीं। बताओ कोयला गर्माहट कब छोड़ना शुरू करता है? जब उसको हीट करते सर जब वो हीट एमिट हैं, करता है। heat हो जाता तो हीट एमिट करने से पहले उसने हीट क्या की होगी? है। Absorb. Absorb. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? सर आ गई। आ रही है सर। आया ना? तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कारण, जैसे सन है, हम कहते हैं सन अपने में से लगातार हीट क्या कर रहा है? जल्दी बोलो। एमिट कर रहा है ना। अब ये जो सन लाइट एमिट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है सन के अंदर की जो हीट एमिट हो रही है सन में से, ये हीट कहीं प्रोड्यूस हो रही होगी। और वो हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही होगी? बताओ मुझे, क्या हो रहा है सन के अंदर? हीलियम से रिएक्शन हो जाता है। हीलियम नहीं, हाइड्रोजन मिलके न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और हीलियम बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अभी हीलियम का कोई सीन नहीं आया सन के अंदर। हीलियम तो जब सन एक बार श्रिंक हो जाएगा ना, पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा सन, उस समय हीलियम रिएक्ट करना शुरू करेगी। अभी कौन रिएक्ट कर रही है? हाइड्रोजन। ठीक है, सन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, और 1H मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं? हीलियम बन रही है सन के अंदर। इस दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो सन लगातार अपने में से एमिट कर रहा है। तो अगर मैं सन की बात करूं तो बेटा सन इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। सन यहाँ पे कौन है मेरे लिए? सन क्या है? जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, सन क्या है? सन मेरे लिए सोर्स है। और इस सन में से क्या निकल रही है?
चलो ये बताओ सन में से क्या निकल रही है? हीट। रेडिएशन Yes. निकल रही है, हाँ या ना? यस सर। सन अपने में से रेडिएशन निकल यस रही है, सर। ठीक। और इस रेडिएशन को जब मैं प्रिज्म से पास कर लेता हूं, आप लोग जानते हो, यही तो करते हो आप लोग, इस प्रिज्म में से इस व्हाइट लाइट को, जैसे येलो लाइट को, व्हाइट लाइट बेसिकली को जब हम पास कर देते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलते हैं। स्पेक्ट्रम। और ये सातों के सातों कलर्स, अच्छी बात क्या है, आपने कैसे पहचाना ये 7 कलर निकलते हैं? ये 7 के 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, हाँ या ना? यस यानी कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये विजिबल है या इनविजिबल स्पेक्ट्रम है? Visible. विजिबल। 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 कितने लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस यस सर। एक क्वेश्चन Yes, का sir. जवाब और देना। जब ये 7 कलर बन रहे होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जब ये कलर बन रहे होते हैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, एक कलर और दूसरे कलर के बीच में क्या कोई फाइनाइट विजिबल बाउंड्री होती है या नहीं होती? नहीं होती सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक कलर दूसरे कलर में ऐसा लगता है कि कब उसमें से ओरिजिनेट हुआ, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो नहीं दिख रहा, लेकिन कलर दिखाई दे रहा है अलग से, हाँ या ना? यस सर। यानी कि दो कलर्स एक दूसरे में से कब मर्ज हो रहे हैं और कब नया कलर बाहर दिख रहा है, बाहर निकलता हुआ, उसको हम लोग, उसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री नहीं होती, कोई फाइनाइट लाइन नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें एक रेडिएशन या एक कलर दूसरे कलर से मर्ज हो रहा है, या एक टाइप की रेडिएशन दूसरे टाइप की रेडिएशन से मर्ज हो रही है, दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है, कोई बीच में स्पेस नहीं है, ऐसे टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोला मैंने? क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप लोगों को समझ आ पा रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। सबसे पहले मुझे बताओ क्या है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ लाइट है। ये स्पेक्ट्रम आपका विजिबल भी हो सकता है, ये स्पेक्ट्रम आपका इनविजिबल भी हो सकता है, ठीक है ना? जो मतलब दिखाई ना, जिसमें कलर्स ना दिखाई दे। तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक डिवाइस जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, और इस पूरी फिनोमिना को, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जनरली जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो दो तरीके के हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे होते हैं। एक कर रहे होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहीं ना कहीं एमिशन में एब्जॉर्प्शन का भी रोल होता है, ये याद रखना, क्योंकि कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लाइट एब्जॉर्ब ही ना हो और एमिट हो जाए। कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट पे वो लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी तभी वो एमिट हो रही है, अदरवाइज कोई भी सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम नहीं होता, सेल्फ प्रोक्यूरिंग सिस्टम नहीं होता जो अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस करे और एनर्जी को रिलीज करता जाए। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली चेंजिंग इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा कि एक सोर्स होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सन मान लिया। सन में से क्या हो रही है? लगातार हाइड्रोजन गैस जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जुड़ के क्या बना रही है? हीलियम बना रही है, और इस दौरान एनर्जी निकलती है जो सन अपने में से लगातार एमिट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे हम लोग सूर्य की रोशनी कह देते हैं। और उस सूर्य की रोशनी को जब आप प्रिज्म में से पास करते हो तो आपको एक कंटिन्यूअस बैंड मिलता है 7 कलर का, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष भी कह देते हैं, ठीक है? जब इस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें दिखाई दे रहा होता है अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं, और ये कलर्स एक दूसरे में मर्ज कर रहे होते हैं। कोई भी कलर और दूसरे कलर के बीच में कोई फाइनाइट गैप स्पेस नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके बीच में कोई भी गैप, कोई भी बाउंड्री ना हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ओके। यस अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ आ गया आप लोगों को, तो हमारा जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है वो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। आप में से कितने बच्चों ने रिले रेस भागी है? रिले रेस या देखी है? भागी नहीं तो देखी है, भागी है ना? उसको हम लोग बैटन रेस भी कहते हैं। रिले रेस या बैटन रेस के पीछे एक फंडा होता है, बताओ क्या फंडा होता है? बैटन पास होते रहते हैं, एक बैटन कंटेस्टेंट पास होते हैं, सही बात है, बैटन पास होते हैं। कोई भी प्लेयर तब तक मूव नहीं करेगा जब एक प्लेयर लाके अपना बैटन दूसरे प्लेयर को नहीं दे देगा, मूव नहीं कर सकते वो, हाँ या ना? यस सर। आप मुझे बताओ, जब मान लो ये 4 हमारे पॉइंट्स थे इस तरीके से, ये वाला पर्सन भाग के गया और इसने इसको बैटन दिया, तो क्या ये भागता ही रहेगा?
जल्दी बोलो। हाँ सर। ये यहाँ पर रुक जाएगा, नो ये यहाँ पे रुक जाएगा, इसके बाद ये भागना शुरू होगा, यानी कि इसके रुकने का ये टाइम है तो इसके शुरू होने का टाइम है, हाँ या ना? यस सर। यानी कि इनके बीच में एक टाइम गैप है, इनके बीच में कुछ देरी एनर्जी का लॉस भी बेसिकली हो रहा है। यस सर। क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इस जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बैटन थोड़ी देर के लिए रुका या बैटन के मूवमेंट में थोड़ा सा स्लोनेस आ गई, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जब बैटन यहाँ मूव कर रहा था या यहाँ मूव कर रहा था या यहाँ मूव कर रहा था या यहाँ मूव कर रहा था, तब बैटन के मूवमेंट में मुझे कोई वेरिएशन नहीं दिख रही थी, मुझे इसके पॉइंट्स पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था? गैप दिखाई दे रहा था, राइट? यानी कि फाइनाइट विजिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये रुक रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस अब भैया। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक एटम है, इस एटम के डिफरेंट शेल्स हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। आप एनर्जी दे रहे हो, इसे ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ये E1, ये E2, ये E3, बोलो सोच के जरा, किसको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए? E3 को। E3 क्यों? सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस के सबसे पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मानते हो या नहीं मानते हो? यस सर। तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टाइम लगेगा, इसको एनर्जी देने में टाइम लगेगा, इसको अपनी जगह से हटाने में टाइम लगेगा। किसको जल्दी भगा दोगे? E1। जो जल्दी भागेगा वो जल्दी वापस भी तो आएगा, यस सर। हाँ या ना? ये जितना एनर्जी लेके भागा उतना एनर्जी आके इसने बाहर आया और बाहर आके इसने एनर्जी एमिट कर दी अपने में से। एमिट मतलब बाहर निकालना। किस फॉर्म में बाहर निकलती है एनर्जी? हमेशा याद रखना, कोई भी पार्टिकल हो वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेगा? रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेगा। तो क्या हमें यहाँ पर एक टाइप की रेडिएशन मिल गई? यस सर। जितनी देर में E2 जाएगा, E2 वापस आएगा, उतनी देर में तो E1 बैठ चुका होगा हमारा। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बैठता नहीं है, लेकिन आप Yes, समझ sir. पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। E1 और E2 के बीच में टाइम इंटरवल है या नहीं? यस E2 और E1 के बीच में अगर टाइम इंटरवल है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का, तो ऑब्वियस ही बात है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के दौरान भी उनके बीच में टाइम इंटरवल रहेगा। अरे रहेगा Yes, या sir, नहीं रहेगा? यस। और अगर टाइम इंटरवल रहेगा तो ऑब्वियस ही बात ये है कि उनके बने हुए स्पेक्ट्रम के बीच में आपको फाइनाइट विजिबिलिटी, फाइनाइट बाउंड्रीज दिखाई देंगी, आपको लाइंस दिखाई देंगी। यानी कुछ ऐसा, मैं आपको दिखाता हूं कैसा बनता है। ये मान लो एक स्क्रीन ले ली हम लोगों ने, स्क्रीन, ठीक है, और इस पार्टिकल के, इस मेटल को हमने, इस मेटल की रेडिएशन को इस ब्लैक स्क्रीन पर पास किया। तो पता है क्या नोटिस करने वाले हो आप लोग? अगर ध्यान दो तो यहाँ पे ना लाइंस बनेंगी, लाइंस इस तरीके से। बताओ ये लाइंस क्यों बन रही हैं? सर वहाँ पे स्पीड कम हो रही है। बहुत बढ़िया, नहीं स्पीड भी कम हो रही है, जो पहले गया वो पहले आ गया, यस सर। जो जो बाद में जा रहा है उसको टाइम भी बाद में लग रहा है, उसकी रेडिएशन भी अलग होगी। तो बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला गैप, ये गैप, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये टाइम गैप क्या शो कर रहा है? उस पार्टिकल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और एनर्जी को एमिट करने में टाइम लगाया, इसीलिए स्पेक्ट्रम कैसा नहीं है आपका? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी बच्चों को ये लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। और कोई आपको समझाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्कूल में एग्जांपल देके समझा देंगे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बट नोबडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम इज। ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यहां तक आप लोग एक काम करेंगे, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम तक आप रिवाइज करेंगे।